Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सबका इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, आज रीट एग्ज़ाम 2021 के अंतर्गत हिंदी का पेपर नंबर 61 हम हल करने वाले हैं, जिसमें पूरे ही 30 क्वेश्चन आपको दोनों लेवल के लिए देखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल आप निश्चित सिलेक्शन चाहते हो तो ये जो टेस्ट सीरीज मैंने चला रखी है सभी विषयों की, तो उनको रेगुलर अटेंड करना साथियों। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को, लेकिन बता दूं कि इसके पहले भी मैंने संस्कृत का टेस्ट अपलोड कर दिया है। संस्कृत का टेस्ट नंबर 8 है, जो कि आरबीएससी की किताबों से बनाया हुआ है, तो उसको भी एक बार आप ज़रूर देखें। प्रश्न संख्या 1 आपके है मित्रों, विराम चिन्ह से संबंधित असत्य कथन है। किसी अध्याय या ग्रंथ की समाप्ति पर इति श्री चिन्ह का प्रयोग होता है। किसी शब्द के समान अर्थ बताने के लिए लोप चिन्ह का प्रयोग होता है। संक्षेपण चिन्ह को लाघव चिन्ह भी कहा जाता है और दो शब्दों को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। तो बताइए प्रश्न संख्या 1 में आपका कौन सा विकल्प सही है, जो कि विराम चिन्ह से संबंधित असत्य कथन है। तो साथियों, प्रश्न 1 में देखो, राइट आंसर है आपका दूसरा विकल्प, क्योंकि ये कह रहा है किसी शब्द के समान अर्थ बताने के लिए लोप चिन्ह, तो लोप चिन्ह का प्रयोग समान अर्थ बताने के लिए नहीं बल्कि समता या तुल्यता चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, इसलिए ये एक असत्य कथन है। बाकी कोई वाक्य समाप्त होता है तो इतिश्री चिन्ह लगाते हैं, मतलब कोई अध्याय, ठीक है। संक्षेपण चिन्ह को लाघव चिन्ह भी कहा जाता है और दो शब्दों को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग भी होता है। जैसे समास में जो आपके द्वंद्व समास है उसमें अधिकतर इसका प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 2 पर। आपके दूसरा विकल्प यहाँ पर सही है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। फसल को पानी देने की प्रक्रिया को राजस्थानी भाषा में किस नाम से जाना जाता है? अड़ाऊ, पाणत, बावणी और रेलनी। तो साथियों देखो, फसल को पानी देने की प्रक्रिया को यहाँ पर मैंने लगभग यूँ मानो 3 ऑप्शन तो एक जैसे ही रख दिए यहाँ पर, पाणत, बावणी और रेलनी। तो साथियों अड़ाव तो इसका राइट आंसर होगा नहीं। अड़ाव तो भूमि को कहा जाता है जहाँ कुछ नहीं बोया जाता है। तो देखो यहाँ पर जो तीसरा विकल्प है वो भी सही नहीं है, चौथा भी सही नहीं है, बल्कि राइट आंसर है दूसरा विकल्प। फसल को पानी देने की प्रक्रिया को पाणत कहा जाता है राजस्थानी भाषा में। बावणी अलग होती है और रेलनी ये भी फसल को पानी देने से संबंधित है, लेकिन बावणी का मतलब होता है साथियों वर्षा के समय जब आसमान से पानी गिरता है, ठीक है, शुरू में, तो वो होती है बावणी। रेलनी अलग है, यहाँ पर पाणत कहा जाएगा ओनली। सेकंड विकल्प सही है दूसरे क्वेश्चन में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। इनमें से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। लावण्यता, कामायनी, पूज्य और देवनागरी। तो साथियों थोड़ा सा लॉजिक है इस क्वेश्चन में, क्योंकि राइट आंसर है आपका लावण्यता। लावण्यता में मूल शब्द है लवण। लवण में जब आप ये प्रत्यय लगा देते हो तो शब्द बनता है लावण्य। अब लावण्य में ये प्रत्यय लगा हुआ है, उसमें ता भी, तो साथियों ये दोनों भाववाचक प्रत्यय होते हैं, तो दोनों एक साथ ये आते नहीं। जैसे सौंदर्यता, माधुर्यता, ऐसे शब्द अशुद्ध या गलत होते हैं। या तो लवणता होता या लावण्य होता, लेकिन लावण्यता बिल्कुल अशुद्ध होता है, इसलिए आपका ये एक अशुद्ध शब्द है और यही आपका सही आंसर है। कामायनी को इसी प्रकार लिखा जाता है, पूज्य को इसी प्रकार लिखते हैं और देवनागरी को भी इसी प्रकार लिखते हैं, ठीक है। प्रथम विकल्प आपके तीसरे क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। तो चौथा क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से एक लोकोक्ति है, उसका चयन कीजिए। आस्तीन का सांप, कठपुतली होना, आँख चुराना और एक पंथ दो काज। तो देखो इनमें से एक ऐसा विकल्प है जो लोकोक्ति है, बाकी के सारे मुहावरे हैं। 3 तो यहाँ मुहावरे हैं और एक लोकोक्ति है। तो बताइए इनमें से लोकोक्ति कौन सी है? साथियों आस्तीन का सांप, कठपुतली होना, आँख चुराना, तीनों ही यहाँ पर मुहावरे हैं, लेकिन एक पंथ दो काज ये एक लोकोक्ति है साथियों। क्वेश्चन आरबीएससी की बुक से ही बनाए गए हैं, ठीक है, याद रखना आरबीएससी की किताबों से ही प्रश्न बनाए जा रहे हैं आपके। ये जो पेपर है ये भी आरबीएससी की पुस्तक से निर्मित है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 पे आते हैं। तो चलिए चौथा क्वेश्चन देखेंगे।
इनमें से किस वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है? सीता घर नहीं है, मैंने आज अजमेर जाना है, उसने क्या संकल्प लिया, मेरे तो सांस में दम आ गया। तो साथियों देखो, सर्वनाम संबंधी अशुद्धि को ढूंढना है तो सीता घर नहीं है शुद्ध वाक्य होता है सीता घर पर नहीं है। तो ये जो पर शब्द है ये कारक चिन्ह संबंधी अशुद्धि को प्रदर्शित करता है। मैंने आज अजमेर जाना है, तो साथियों ये गलत है, यहाँ होना चाहिए मुझे आज अजमेर जाना है। तो साथियों ये मैंने और मुझे ये सर्वनाम संबंधी अशुद्धि को दर्शा रहा है। दूसरा विकल्प आपके यहाँ सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। उसने क्या संकल्प लिया, तो साथियों उसने क्या संकल्प लिया नहीं जाता है, किया जाता है, इसलिए ये एक क्रिया संबंधी अशुद्धि है। और मेरे तो सांस में दम आ गया, सांस में नहीं नाक में दम आता है साथियों, ठीक है, इसलिए इसमें मुहावरे संबंधी अशुद्धि है। तो यहाँ आपका सेकंड विकल्प ही चौथे क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 5 की ओर। तो चलिए 5वें क्वेश्चन को देखेंगे। आपके प्रश्न संख्या 5 है, किस शब्द समूह के सभी शब्द आग के पर्यायी है? अनल ज्वाला और दहन, अनिल हुताशन और जलन, पावक वही और पुंडरिक, कृषाणु अनल और सलील। तो साथियों उस विकल्प का चयन करो जिसके सभी शब्द यहाँ पर आग के पर्यायवाची है। देखो यहाँ पर जो पावक शब्द है, यहाँ पर जो सलील शब्द है, यहाँ पर जो अनिल शब्द है, ये आग के पर्यायवाची नहीं है, बल्कि जो अनल है ये आग का है, अनिल तो हवा का होता है, ज्वाला आग है और दहन भी आग है। तो ये तीनों ही शब्द आपके आग के पर्यायवाची है, इसलिए आपका जो प्रथम विकल्प है 5वें क्वेश्चन में वो ही सही रहेगा साथियों। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 6 पर। तो चलिए 6वां क्वेश्चन देखते हैं। आपके प्रश्न संख्या 6 है, वह जिस पर विजय प्राप्त न की जा सके कहलाता है? अजर, अद्वितीय, अजेय और विजयी। तो साथियों जिस पर विजय प्राप्त न की जा सके उसको क्या कहा जाता है? प्रश्न 6 में सही आंसर का चुनाव करो। तो बताइए इसका राइट आंसर। देखिए इसका राइट आंसर है आपके विकल्प नंबर 3, जिस पर विजय प्राप्त न की जा सके उसको अजय कहते हैं। विजय क्या होता है? विजय प्राप्त करना विजय होता है। अद्वितीय, जिसके समान कोई दूसरा नहीं हो उसे अद्वितीय कहते हैं। अजर, जो कभी बूढ़ा न हो उसको अजर कहते हैं। यहाँ थर्ड विकल्प आपके 6वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 पे आते हैं। तो चलिए 7वां क्वेश्चन देखते हैं साथियों। आपके प्रश्न संख्या 7 है, इनमें से कौन सा विकल्प विलोम की दृष्टि से अशुद्ध है? निस्वार्थ का परार्थ, गरिमा का लगिमा, गौरव का लाघव और ममता का निष्ठुरता। तो साथियों यहाँ पर विलोम की दृष्टि से अशुद्ध युग्म का चयन आपको करना है। आंसर दीजिए 7वें प्रश्न का। तो देखो ममता का निष्ठुरता ही होता है, गौरव का लाघव ही होता है, गरिमा का लगिमा ही होता है, लेकिन निस्वार्थ और परार्थ दोनों एक ही चीज़ है साथियों। स्वार्थ का निस्वार्थ होता है, निस्वार्थ और परार्थ तो दोनों एक ही होते हैं। इसलिए आपका जो प्रथम विकल्प है ये विलोम की दृष्टि से अशुद्ध है और यही आपका राइट आंसर है प्रश्न संख्या 7 में। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 8 की ओर। तो आपके 8वें क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? इनमें से कौन सा शब्द प्रत्ययुक्त नहीं है? थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, जल्दबाजी में उत्तर नहीं देना है। ऐंटन, दाता, देवी और फलित। तो देखो इनमें से वो शब्द बताओ जो प्रत्ययुक्त नहीं है। साथियों प्रश्न संख्या 8 में देखो, फलित में फल प्लस इत प्रत्यय लगा हुआ है। देवी में देव प्लस ई देवी प्रत्यय लगा हुआ है। दाता में दा प्लस ता प्रत्यय लगा हुआ है। लेकिन ऐठन में यहाँ पर ऐठन में कोई सा भी ऐसा शब्द नहीं है जो प्रत्यय एट प्लस न नहीं होता है साथियों। ऐठन में कोई प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। विकल्प नंबर आपका 1 सही है 8वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 9 को। तो चलिए 9वें क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आपके प्रश्न संख्या 9, वह विकल्प चुनिए जिसमें 2 उपसर्ग नहीं लगे हुए हैं। निर्विवाद, असफल, अनविक्षण और व्यवहार। तो साथियों
इनमें से किस विकल्प में दो उपसर्ग नहीं लगे हुए हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर आपके इसमें कौन सा है? थर्ड विकल्प। अन्वीक्षण में दो उपसर्ग नहीं लगे हुए हैं साथियों। बाकी निर्विवाद में एक तो निर और एक वि उपसर्ग लगा हुआ है। असफल में मूल शब्द है फल, इसमें एक तो अ उपसर्ग लगा हुआ है और एक स उपसर्ग लगा हुआ है। अ प्लस सफल, सफल में भी स उपसर्ग भी है, तो इसमें भी दो उपसर्ग हो गए। लेकिन अन्वीक्षण में अनु उपसर्ग प्लस इक्षण, अनु प्लस इक्षण बराबर शब्द क्या बन जाता है? अन्वीक्षण। यहाँ पर इसमें सिर्फ एक ही उपसर्ग है, बाकी व्यवहार में भी दो है, एक तो वी प्लस अव प्लस हार बराबर शब्द क्या बनता है? व्यवहार। इसमें भी दो है, तो यहाँ तीसरा विकल्प आपका राइट आंसर है प्रश्न 9 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 पे आते हैं। तो चलिए 10वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? इनमें से किस शब्द में संधि व समास दोनों नहीं हैं? कृष्णार्पण, यशापयश, जितेंद्रिय और अष्टाध्यायी। कमेंट करके जाना 30 में से कितने क्वेश्चन सही कर पाए आप। पूरे ही 30 प्रश्न हैं, और वीडियो आपको अच्छा लगे तो वो भी हमें ज़रूर बता कर जाए साथियों। तो देखो, संधि व समास दोनों नहीं हैं। कृष्णा अर्पण, तो साथियों इसमें कृष्ण प्लस अर्पण, बिल्कुल इसमें दीर्घ संधि हो रही है, तो साथियों यहाँ इसमें समास भी है, तत्पुरुष समास। यशापयस, तो साथियों इसमें यश प्लस अपयश, यहाँ पर भी दीर्घ संधि हो रही है, और इसमें यश या अपयश द्वंद्व समास भी है। लेकिन साथियों जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीतने वाला बिल्कुल समास है, लेकिन इसमें अगर हम इसका विच्छेद करें तो जितेंद्र प्लस ईय बराबर शब्द क्या बनता है? जितेंद्रिय। जितेंद्रिय में यहाँ पर सिर्फ प्रत्यय लगा हुआ है, संधि नहीं हो रही है इसमें साथियों। और यहाँ अष्टाध्यायी जो शब्द है, अष्ट प्लस अध्याय, पुस्तक विशेष है, बहुब्रीहि समास का ये उदाहरण है। तो देखो यहाँ चौथा, दूसरा, पहला ऐसा विकल्प है जिसमें संधि भी है और समास भी है, लेकिन जितेंद्रिय में समास तो है किंतु संधि नहीं है। थर्ड विकल्प आपके 10वें क्वेश्चन में सही है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 11 पर। अगर आप सोच रहे हो कि इसमें संधि है, तो संधि नहीं है, प्रत्यय से निर्मित है साथियों ये शब्द। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11 को देखते हैं। आपके 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? पूर्णिमा, प्राण, मेरी और काली। तो काली अच्छी होती है, स्त्रीलिंग शब्द है। मेरी अच्छी होती है और मेरा अच्छा होता है, तो यहाँ ये स्त्रीलिंग शब्द है। पूर्णिमा, पूर्णिमा एक स्त्रीलिंग शब्द है, लेकिन जो प्राण शब्द है, प्राण अच्छे होते हैं, मतलब यहाँ ये एक पुल्लिंग शब्द है जो कि बहुवचन में आता है साथियों, वचन की दृष्टि से। सेकंड विकल्प आपके 11वें क्वेश्चन में सही है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 12 पर। तो चलिए 12वें क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न संख्या 12 ये देखिए, मीना ने कविता को पुस्तक दी, वाक्य में कौन सा काल है? सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल और आसन्न भूतकाल। देखो, अगर वाक्य होता मीना ने कविता को पुस्तक दी है, तो वो आसन्न होता। मीना ने कविता को पुस्तक दी थी, वो पूर्ण होता। मीना कविता को पुस्तक दे रही थी, वो अपूर्ण होता। और यहाँ पर ये है एक सामान्य भूतकाल का उदाहरण। विकल्प नंबर आपके 1 सही है साथियों 12वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13 पे चलते हैं अब। तो 13वां क्वेश्चन, इनमें से मिश्र वाक्य कौन सा है? यौवन चरित्र निर्माण का समय है। मैंने एक पुस्तक खरीदी जो नई है। आकाश में बिजली चमकती है। मोहन घर पहुंचा, राधा चली गई। तो साथियों यहाँ पर इनमें से मिश्र वाक्य आपको बताना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। देखो, यौवन चरित्र निर्माण का समय है, ये तो एक सरल वाक्य है। कौन सा है ये? सरल। मैंने एक पुस्तक खरीदी जो नहीं है, जो से जुड़ रहा है, यहाँ पर पुस्तक के बारे में ही दूसरा कथन कहा जा रहा है, इसलिए ये एक मिश्र वाक्य का उदाहरण है 13वें क्वेश्चन में। आकाश में बिजली चमकती है, ये भी एक सरल वाक्य है साथियों। और यहाँ पर अगर वाक्य होता जैसे ही मोहन घर पहुँचा वैसे ही राधा चली गई, तो मिश्र बन जाता, लेकिन ये अब मिश्र नहीं है, संयुक्त है। आपका सेकंड विकल्प सही है 13वें क्वेश्चन में।
नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 14 पर। तो चलिए 14वां क्वेश्चन देखते हैं। वाक्य के घटक या अंग होते हैं उद्देश्य और विधेय, कर्ता और क्रिया, कर्म और क्रिया और कर्म और विशेषण। तो साथियों वाक्य के घटक या अंगों की संख्या 2 होती है जो कि कहलाती है उद्देश्य और विधेय। वाक्य के उद्देश्य मतलब होता है कर्ता, ठीक है। विधेय मतलब होता है साथियों यहाँ पर कर्ता के बाद में जो वाक्य बचता है वो होता है विधेय। तो साथियों यहाँ प्रथम विकल्प आपका सही है 14वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15 पे आते हैं। तो 15वां क्वेश्चन आपके है हिंदी में भूतकाल के कितने भेद हैं? 4, 6, 5 और 7। तो देखो इसके पहले हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें भूतकाल से संबंधित वाक्य पूछा था। 4 भेद तो वहीं पर बता दिए थे, इसके अलावा भी 2 भेद और होते हैं साथियों। इस प्रकार कुल भूतकाल में भेदों की संख्या 6 हो जाती है। नाम बता देता हूँ आपको 6 के ही। एक होता है आपके सामान्य भूतकाल, एक होता है आपके पूर्ण भूतकाल, एक होता है अपूर्ण भूतकाल, एक होता है साथियों आपके आसन्न भूतकाल, आसन्न, एक होता है आपके हेतु मद भूतकाल और एक होता है आपके संदिग्ध भूतकाल। तो इस प्रकार से भूतकाल के की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। 15वें क्वेश्चन में सेकंड विकल्प सही है। आगे बढ़ेंगे हम प्रश्न संख्या 16 पर। तो यहाँ पर दूसरा विकल्प सही है 6 वाला, है ना। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16 है आपके समवाय प्रणाली में शिक्षण होता है उत्तम लेखकों की रचनाएं पढ़वाकर व्याकरण का ज्ञान करवाना, सभी विषयों का समेकित ज्ञान करवाया जाता है, व्याकरण का अलग से सैद्धांतिक ज्ञान कराया जाता है और गद्य व पद्य के साथ व्याकरण का शिक्षण कराया जाता है। तो साथियों जो समवाय प्रणाली है जिसको सहयोग प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है, देखो लेखकों की उत्तम लेखकों की रचना इसमें नहीं पढ़वाई जाती है, सभी विषयों का समेकित ज्ञान भी नहीं दिया जाता है, व्याकरण का सैद्धांतिक ज्ञान अलग से इस विधि में बिल्कुल नहीं होता है, बल्कि इसमें क्या करते हैं जो गद्य शिक्षण और पद्य शिक्षण बच्चों को हम पढ़ाते हैं तो उसी के साथ व्याकरण का शिक्षण करा दिया जाता है। गद्य और पद्य में जो व्याकरण से शब्द आते हैं तो वहाँ पर उन शब्दों से ही व्याकरण की जानकारी दी जाती है साथियों। चौथा विकल्प आपके 16वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17। तो चलिए 17वां प्रश्न। लेखन क्षमता के आकलन के लिए व्याकरण सम्मत भाषा को देखना होगा, अर्थपूर्ण वाक्यों और संदर्भों को देखना होगा, लिखावट की सफाई और सुंदरता को जांचना होगा और अभिव्यक्ति विचारों को जांचना होगा। तो लेखन क्षमता का आपको आकलन करना है तो क्या करोगे इनमें से? साथियों प्रश्न संख्या 17 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ देखो व्याकरण सम्मत भाषा को नहीं देखेंगे हम लेखन क्षमता के लिए, लिखावट की सफाई और सुंदरता भी उतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रखती है। अब या तो दूसरा सही है या चौथा सही है। तो साथियों दोनों की यदि हम तुलना करें तो राइट आंसर है आपके चौथा विकल्प। अभिव्यक्ति विचारों को जांचना होगा, क्योंकि अभिव्यक्ति मतलब उसके खुद के विचारों को, खुद के विचार अगर यहाँ पर हम जांचेंगे तो सृजनात्मकता का भी विकास होगा, उसमें मौलिकता नवीनता का विकास होगा। इसलिए चौथा विकल्प यहाँ बेस्ट विकल्प है और चौथा ही आपका राइट आंसर है। बाकी आप अगर 2 पे हो तो कमेंट कर सकते हो इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 18 को। तो आपके 18वां क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है आपकी दृष्टि में अभ्यास बच्चों को तार्किक बनाते हैं, बच्चों को भाषा के बारे में बताते हैं, बच्चों को उत्तर देना सिखाते हैं और बच्चों को समझने में मदद करते हैं। तो साथियों अभ्यास यहाँ पर सबसे बेस्ट विकल्प कौन सा रहेगा? तो साथियों जितना ज़्यादा अभ्यास बालक करेगा उतना ही बालक तार्किक बनेगा। मतलब ठीक है ये बच्चों को तार्किक बनाने में सबसे अहम भूमिका निभाता है। विकल्प नंबर आपका 1 सही है। अगर इस क्वेश्चन पर हम रीट लगाए तो यहाँ पर और विकल्पों को भी सही माना जा सकता है, बट सबसे बेस्ट विकल्प आपका प्रथम है, क्योंकि भाषा के बारे में तो अभ्यास के अलावा और भी चीज़ें बताती है। उत्तर देना सिखाते हैं, अभ्यास से उत्तर देना कैसे सीखेंगे भाई? साथियों उत्तर देना उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता है, समझने में मदद करता है, बच्चों को समझने में। तो साथियों एक ये हो सकता है, बट आपका प्रथम विकल्प यहाँ राइट है प्रश्न 18 में। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 19 को। तो आपके 19वां क्वेश्चन है
बच्चों की श्रवण योग्यता का विकास करने में सर्वाधिक सहायक है? भाषा प्रयोगशाला, ऑडियो टेप, शब्दों का श्रुतलेख और परस्पर बातचीत। इनमें से श्रवण योग्यता का विकास बच्चों के अंदर यदि आपको करना है तो सबसे ज़्यादा सहायक क्या रहेगा? साथियों, सबसे ज़्यादा सहायक ये तीनों तो यहाँ पर ऑडियो टेप, शब्दों का श्रुतलेख, भाषा प्रयोगशाला से भी ज़्यादा बेटर विकल्प है आपके परस्पर बातचीत, क्योंकि एक दूसरे से बातचीत करेंगे तो एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान भी होगा। श्रवण योग्यता सबसे ज़्यादा विकास करने में परस्पर बातचीत सहायक होती है, क्योंकि आप हर बार इन चीज़ों को नहीं कर सकते हो, लेकिन परस्पर बातचीत तो कहीं पर भी की जा सकती है। चौथा विकल्प इसलिए आपका सही है साथियों 19वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 20 पे आते हैं। तो आपके 20वां क्वेश्चन है, अमित पढ़ते समय कठिनाई अनुभव करता है, वह रिक्त स्थान से ग्रस्त है। डिस्कैल्कुलिया से, अफेज्या से, डिसलेक्सिया से और डिसग्राफिया से। साथियों, यदि अमित लेखन में कठिनाई का अनुभव करता तो वो डिसग्राफिया से ग्रस्त होता, लेकिन वो कठिनाई अनुभव किस में कर रहा है? पठन में कर रहा है, पढ़ते समय कर रहा है, इसलिए ये डिसलेक्सिया जो कि एक विकार है 4D के अंतर्गत इसको शामिल किया जाता है साथियों। इसलिए आपका जो थर्ड विकल्प है 20वें क्वेश्चन में वो ही आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 21 पर। तो आपके प्रश्न संख्या 21 आपसे पूछ रही है, प्रश्न नंबर 21, पूरक पाठ्य पुस्तक का उद्देश्य है। पूरक पाठ्य पुस्तक जो हम बच्चों को पढ़ाते हैं, जैसे एक तो मुख्य पाठ्य पुस्तक होती है, एक होती है पूरक मतलब सहायक। वो बच्चों को क्यों पढ़ाई जाती है, क्या उद्देश्य होता है? ताकि बच्चे बलपूर्वक पढ़े, अतिरिक्त गृह कार्य बच्चों को देना, वाचन का अभ्यास कराना और गंभीर साहित्य पढ़ना। तो भाई पूरक में गंभीर साहित्य थोड़ी होता है, अतिरिक्त गृह कार्य देने के लिए भी ये नहीं होती है, बलपूर्वक पढ़ने के लिए भी नहीं, बल्कि वाचन का अभ्यास बालक को इस पुस्तक के माध्यम से हो सके, इसलिए पूरक पाठ्य पुस्तक पढ़ाई जाती है बच्चों को। थर्ड विकल्प आपके 21वें क्वेश्चन में सही है साथियों। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे अब हम प्रश्न संख्या 22 की ओर। तो चलिए 22वां क्वेश्चन वापस कह रहा हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक ज़रूर करके जाया करो, क्योंकि लाइक करने से हमें ऐसा लगता है कि भाई हाँ लोगों को हमारा मैटर पसंद आ रहा है। बाकी नहीं आ रहा है तो बिल्कुल यार आप उसके लिए डिसलाइक कर सकते हो, ताकि हम उसमें और ज़्यादा सुधार करें। किस विधा के शिक्षण के समय आप मौन पठन को महत्व देंगे? एकांकी, संवादात्मक कहानी, कविता और निबंध। तो साथियों देखो, कविता जब हम बोलेंगे तो वो तो सुर लय ताल यति गति के साथ बोली जाती है। पद्य शिक्षण में मौन वाचन वर्जित होता है, तो ये तो गलत है। संवादात्मक मतलब जिसमें बोलकर संवाद करके बातचीत करके कहानी कही जाए, तो बातचीत करके कहानी कहना है तो मौन पठन कैसे होगा? अब या तो एकांकी होगा या निबंध। तो साथियों एकांकी में भी हम मौन पठन को महत्व नहीं देंगे, बल्कि निबंध शिक्षण में हम मौन पठन को महत्व देंगे। विकल्प नंबर आपका 4 सही है 22वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 23 की ओर। तो चलिए 23वां क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वैलीन विकार में बच्चा अपने हाथ पैर हिलाने में कठिनाई अनुभव करता है, सामाजिक अंतः क्रिया और संप्रेषण में कठिनाई का अनुभव करता है, अक्सर खाने से मना कर देता है और अपने ही कार्यों में लीन रहता है। तो देखो स्वैलीन विकार, अगर कोई बच्चा स्वैलीन विकार से ग्रस्त है तो साथियों उसमें क्या होता है, बालक सामाजिक अंतः क्रिया और संप्रेषण में कठिनाई का अनुभव करता है। विकल्प नंबर आपका 2 सही है प्रश्न संख्या 23 में। नेक्स्ट देखते हैं साथियों प्रश्न नंबर 24 को। खाने से मना करना, अपने कार्यों में लीन रहना, हाथ पैर हिलाने में कठिनाई अनुभव करना, ये चीज़ें इसमें नहीं होती है। प्रश्न संख्या 24 पे आते हैं साथियों। आपके प्रश्न नंबर 24 क्या पूछ रहा है? ग्रहयात्मक कौशलों में शामिल है सुनना बोलना, बोलना लिखना, सुनना पढ़ना, पढ़ना लिखना। तो इनमें से ग्रहयात्मक कौशलों में कौन कौन से कौशल शामिल है? देखो एक होते हैं ग्रहयात्मक कौशल और एक होते हैं आपके अभिव्यंजनात्मक कौशल, जिसको अभिव्यक्तात्मक कौशल के नाम से भी जाना जाता है साथियों। अभिव्यक्त्यात्मक कौशल, तो ग्रहयात्मक कौशल में हम विचारों और भावों को ग्रहण करते हैं और अभिव्यक्त्यात्मक में हम विचारों और भावों को अभिव्यक्त करते हैं, दूसरों को प्रेषित करते हैं।
तो देखो, ग्रहण करने का कार्य या तो हम सुनकर करते हैं या पढ़कर करते हैं। बोलकर और लिखकर तो साथियों हम विचारों को प्रेषित करते हैं। ठीक है, इसलिए आपका थर्ड विकल्प 24 क्वेश्चन में बिल्कुल राइट है। इसमें सुनना ग्रहयात्मक है लेकिन बोलना अभिव्यक्तात्मक है। इसमें पढ़ना ग्रहयात्मक है लेकिन लिखना अभिव्यक्तात्मक है। इसलिए यहाँ पहला दूसरा विकल्प गलत है। ओनली थर्ड विकल्प आपका राइट आंसर है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 25 को देखेंगे तो आपके 25वां क्वेश्चन, वह कौशल, एक सेकंड थोड़ा, वह कौशल कौन सा है जो ज्ञान को स्थायित्व प्रदान करता है? श्रवण, वाचन, मौखिक अभिव्यक्ति और लेखन। तो साथियों सबसे बाद में देखो भाषाई कौशल 4 होता है। श्रवण, यहाँ पर एक होता है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये 4 कौशल है। तो सबसे अंत में लेखन कौशल आता है जो कि ज्ञान को स्थायित्व करने का कार्य करता है। और जबकि सबसे पहला क्वेश्चन श्रवण है, सुनने वाला। तो चौथा विकल्प आपका सही है प्रश्न 25 में। बाकी अगर मोंटेसरी के अनुसार अगर कहा जाए तो सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना होता है। वहाँ पर सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, पढ़ना तो मोंटेसरी के अनुसार, और नॉर्मली पढ़ना लिखना सबके अनुसार फ्रोबेल ने बताया जो सार्वभौमिक है। तो चौथा विकल्प आपके 25वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 26 को देखेंगे। आपके प्रश्न संख्या 26 है, प्रस्तावना प्रश्नों के पश्चात शिक्षण प्रक्रिया में किया जाता है। प्रस्तुतिकरण, शामपट कार्य, विकासात्मक प्रश्न और प्रकरण लेखन। तो साथियों प्रस्तावना प्रश्नों के पश्चात जब हम पाठ योजना में प्रस्तावना प्रश्न पूरे कर लेते हैं तो लास्ट प्रश्न होता है समस्यात्मक प्रश्न, जिसमें हम अपना प्रकरण बच्चों के सामने रखते हैं और उस प्रकरण को कहाँ लिखते हैं? शामपट पर लिखते हैं साथियों। तो विकल्प नंबर आपका 4 सही है। प्रकरण लेखन का कार्य किया जाता है प्रस्तावना प्रश्नों के पश्चात। 26वें क्वेश्चन में चौथा विकल्प। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 27 पर। आपके 27वां क्वेश्चन क्या है? भाषा संसर्ग प्रणाली व्याकरण के किस पक्ष पर बल देती है? भाषा विज्ञान, सैद्धांतिक, व्यवहारिक और आदर्शवादी। तो साथियों जो भाषा संसर्ग प्रणाली है ये व्याकरण के व्यवहारिक पक्ष पर बल देती है। यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आने लायक है सभी प्रश्न। इस प्रश्न को विशेष तौर पे याद रखना। भाषा संसर्ग प्रणाली व्याकरण शिक्षण की और ये व्यवहारिक पक्ष पर बल देती है। आपके थर्ड विकल्प साथियों 27वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट बढ़ेंगे हम प्रश्न नंबर 28 पर। तो चलिए 28वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। व्याकरण शिक्षण का ज्ञान बालक को विद्यालयों में सामान्यतः किस विधि से दिया जाता है? आगमन विधि से, निगमन विधि से, समवाय विधि से और भाषा संसर्ग विधि से। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि जल्दबाजी में आप उत्तर गलत देने वाले हो इस प्रश्न का। अभी बता दो आपको। चुन लिया सभी ने उत्तर? अगर चुन लिया हो तो इसका राइट उत्तर है निगमन विधि। क्यों? क्योंकि प्रश्न कह रहा है व्याकरण शिक्षण का ज्ञान बालक को विद्यालयों में सामान्यतः किस विधि से दिया जाता है? निगमन विधि में पहले सूत्र या नियम बताते हैं और फिर बालक को व्याकरण पढ़ा दी जाती है। तो सूत्र या नियम रटते हैं बालक पहले। आपने देखा होगा अक्सर सामान्यतः नॉर्मल एक बात करें तो निगमन विधि से ही व्याकरण का ज्ञान अब भी विद्यालयों में दिया जा रहा है साथियों। आगमन विधि से कोई नहीं पढ़ाता है। लगभग 1% विद्यालयों में भी आगमन विधि से नहीं पढ़ाया जाता है। अगर प्रश्न होता व्याकरण शिक्षण का ज्ञान बालक को विद्यालयों में सामान्यतः किस विधि से दिया जाना चाहिए, तो दिया जाना आगमन विधि से चाहिए लेकिन दिया जा रहा है निगमन विधि से। ठीक है, प्रश्न को थोड़ा सा घुमा दिया था। सेकंड विकल्प आपके 28वें क्वेश्चन में सही है। आगे बढ़ेंगे अब हम प्रश्न संख्या 29 पर। तो आपके 29वां क्वेश्चन, इनमें से कौन सी सामग्री श्रव्य नहीं है? लिंगुआफोन, ग्रामोफोन, तुरई और चलचित्र। तो साथियों लिंगुआफोन एक श्रव्य सामग्री है, ग्रामोफोन एक श्रव्य सामग्री है, तुरई एक श्रव्य सामग्री है, लेकिन चलचित्र एक दृश्य श्रव्य सामग्री है। दृश्य प्लस श्रव्य, इसमें दिखाई भी देता है और सुनाई भी देता है। विकल्प नंबर आपका 4 सही है 29वें क्वेश्चन में। अब आज का अंतिम और 30वां क्वेश्चन। लेकिन वीडियो अच्छा लगे तो हमें मोटिवेट करने के लिए एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा साथियों। कल हो सकता है कि मेगा टेस्ट लेकर आ जाऊं आपके लिए। टेस्ट बन रहा है, प्रोसेसिंग चल रही है, तो आप हो सकता है मतलब अगर जो कंप्लीट हो गया आज शाम तक
तो बिल्कुल आ जाएगा, नहीं तो फिर परसों आएगा, क्योंकि टेस्ट बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है मेगा टेस्ट में। ठीक है, अच्छा रिस्पॉन्स भी आप लोगों को मिलता है, आपकी हेल्प भी उसमें बहुत ज़्यादा होती है, तो मेगा टेस्ट को ज़रूर अटेंड किया करो यार। आज का अंतिम और 30वां क्वेश्चन, ज्ञानात्मक उद्देश्य में शामिल नहीं है ज्ञान, प्रयोग, आग्रहण और संश्लेषण। किसी भी प्रश्न में आपको त्रुटि दिखाई दे तो कमेंट कर देना। जैसे संस्कृत के पेपर में क्या हुआ, पहला ही जो क्वेश्चन था उसमें टाइपिंग मिस्टेक की वजह से दूसरा आंसर हो गया था साथियों, लेकिन उसमें पहला विकल्प सही था। मैंने नीचे कमेंट में त्रुटि संशोधन भी उसमें कर रखा है। बाकी 30 में से 29 क्वेश्चन बिल्कुल कोई करेक्शन नहीं है, उसमें सारे क्वेश्चन एग्जैक्टली सही बताए गए हैं। बाकी उस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन में पहला ही क्वेश्चन में हुआ फिर वो भी। तो साथियों मुझे भी बहुत बुरा लगता है जब ऐसा होता है, बहुत बुरा, बता नहीं सकता हूँ, लेकिन क्या करें, मानवीय त्रुटि होना स्वाभाविक है। खुद माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 150 में से 10 क्वेश्चन गलत करती है, तो ऐसा हो जाता है साथियों। जैसा 60 क्वेश्चन दिए, मुझे लगता है कि 60 में से एक प्रश्न में त्रुटि हो गई, तो ऐसा होना स्वाभाविक सी चीज़ें हैं, बट पूरी कोशिश रहती है कि कोई त्रुटि ना हो। यहाँ जो राइट आंसर है वो रहेगा आपके ज्ञानात्मक उद्देश्य में ज्ञान शामिल होता है, प्रयोग शामिल होता है, संश्लेषण शामिल होता है, लेकिन आग्रहण को ज्ञानात्मक उद्देश्य में शामिल नहीं किया जाता है। थर्ड विकल्प आपके 30वें क्वेश्चन में सही है। तो ये आज का हिंदी का मॉडल पेपर 61 कंप्लीट हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। मिलते हैं साथियों अब कल।